स्टूडेंट, मैं हूं नरेंद्र पटेल। आज आपके लिए लेकर आया हूं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5वां। इसके पहले हमने बहुत सारे सवाल यानी कि इससे पिछले सवाल पूरे बता दिए हैं। 3 अध्याय भी बता दिया, 2 अध्याय भी बता दिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है और अपने सवाल सीख सकता है। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे 5वां सवाल। तो 5वां सवाल हमारा क्या है उसको पहले हम सीखेंगे। पहले हम आपको एमपी बोर्ड तो हमारा 5वां सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का रहेगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण रहेंगे। यानी कि एक कोण समकोण रहेगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण रहेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किसकी? एक त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाओं का मान क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन हल करके हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज है जिसके लंब की यानी कि उसके त्रिभुज की ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले हम चित्र में बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक। वो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके, ये तो कर्ण उसने बताया, तो कर्ण क्या होता है? कर्ण का मान उसने 13 सेंटीमीटर लिख दिया, तो हम 13 सेंटीमीटर कर्ण का मान तो हमें पता हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ABC में आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। भाई जो हमें पता नहीं है वो उसको क्या करते हैं? मानते हैं। यानी कि माना कि त्रिभुज जो ABC है उसमें आधार की लंबाई क्या है? x सेंटीमीटर। आधार क्या होता है? ये वाला इस हिस्सा आधार कहलाता है और ये जो सीढ़ी की लंबाई होती है वो कर्ण होती है, सीधा जो होता है वो ऊंचाई होती है। ये क्या है? ऊंचाई है। तो हमने क्या मान ली कि आधार क्या है? x सेंटीमीटर। तो प्रश्न से क्या है? तो प्रश्न से उसने क्या कहा था कि ये त्रिभुज की ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो प्रश्न से त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? उसने कहा था कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमने क्या माना? x, तो उससे क्या माइनस कर देंगे? 7 कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा? हमारा ऊंचाई त्रिभुज की। तो त्रिभुज की ऊंचाई ये हो गई x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? क्या हो गया? तथा कर्ण क्या है? तथा कर्ण कर्ण यानी कि AC। कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। उसने स्पष्ट क्वेश्चन में ही बता रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? पाइथागोरस पे हम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में कार्य करती है। तो पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही कार्य करती है। तो ये हमारा क्या है? एक ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए
पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब यानी कि ऊंचाई। तो कर्ण क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है ना 13। आधार क्या माना था हमने, आधार क्या माना था x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर। और लंब क्या है, लंब यानी ऊंचाई क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 13 का वर्ग क्या होता है 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसके मुताबिक हम करेंगे तो ये इसका a का मान क्या हो जाएगा x और b का मान क्या हो जाएगा 7। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7 7 49 माइनस का 2ab 7 दूनी 14x। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे 169 बराबर एक्स एक्स कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। ठीक, अब हम यहाँ करके बताएंगे आपको। तो हम इसको लिखेंगे, पहले 2x स्क्वायर लिखे दे रहे हैं 2x स्क्वायर और इसके बाद माइनस का 14x प्लस का 49, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर में 169, यानी आगे उल्टा लिखा था सीधे कर दिया। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस के 49, इसका 75 हो गया 169 का, तो माइनस का 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में 49 जाएगा तो माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। तो 2 का भाग देने पर, क्योंकि 2 का भाग पूरे में चला जाएगा, 2 का भाग पूरे में चला जाएगा ना, तो यह इसमें 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 7x बचेगा, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 60 बचेगा बराबर का 0। तो अब हम इसके क्या पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। तो अब हम इसके क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी कि 12 पंचे 60 होता है, अपने दिमाग में हम किए दे रहे हैं, आप अपने से करते रहना, क्योंकि हमने बहुत सारी आपको 3 शर्तों के माध्यम से गुणनखंड करना बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0। तो ये हो जाएगा, क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा क्या, इसमें ये कॉमन हो गया, इस पे ये कॉमन हो गया, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का 12 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का 12 बराबर 0। तो ये इसको मिलाने पर क्या बन जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पे करके बताएंगे, क्योंकि सवाल है बड़ा। तो अब हम आपको यहाँ पे करके बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा x या तो या फिर से, कैसे होगा यहाँ पे या तो या फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। यदि तो अब ये x प्लस 5 बराबर 0 है, तो प्लस का 5 का 75 होगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, और ये हो जाएगा x माइनस 12 का 75 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 12, यानी कि ये ऋणात्मक है, तो इसको ऋणात्मक होने की वजह से इसको क्या कर देंगे हम लोग छोड़ देंगे। तो x का मान हमारा क्या मिल गया 12, क्या मिल गया 12, यानी कि आधार की लंबाई क्या है 12, ये इसकी लंबाई 12 है, इसकी लंबाई क्या होगी 12 होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः आधार बराबर x था, तो ये 12 सेंटीमीटर, तथा
ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 था तो x माइनस 7 अर्थात 12 माइनस का 7 बराबर का 5। ठीक, तो यानी इसका मान 12 सेंटीमीटर निकला, इसका मान 5 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये जो आपने निकाला वो सही है, जो क्या आपने इसका जो उत्तर प्राप्त किया तो वो सही है कि गलत है? यदि ये सही करना है, जानना है, तो हमें इसमें मान रख देना पड़ेगा। कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग 169 होता है। आधार का मान क्या निकला, 12, 12 का वर्ग 144। लंब कितना निकला, 5, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169, 169 बराबर 169, यानी कि जो हमने हमारे आधार और ऊंचाई का मान प्राप्त हुआ है तो वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आज आपका क्वेश्चन समाप्त होता है 5वां। अब हम आपको बताएंगे 6वां सवाल, नेक्स्ट नंबर 6वां, यानी कि यहाँ से एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6वें को हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये हिंदी में इतना बड़ा लिखा है, जो हम बोर्ड में लिखेंगे तो क्या होगा, बोर्ड ही भर जाएगा, सवाल लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन को ओरल आपको मौखिक समझा दे रहे हैं। आपके पास बुक होगी, आप बुक में समझ लेना। उसमें ये है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग वो होते हैं जो घरों में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे घरों में कई लोग बांस के बर्तन भी बनाते हैं, कई गुलदस्ता भी बनाते हैं, यानी कि जो घर के कच्चे मटेरियलों से तैयार कर लेते हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब वो सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है। तो इसमें क्वेश्चन कहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ अर्थात पता तो नहीं है, चलो ठीक है, कोई निर्माण करता होगा। फिर कहता एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग, नग का मतलब प्रत्येक वस्तु की निर्माण की जो लागत है, यानी कि एक वस्तु को बनाने में जो उसकी कीमत है, उस कीमत क्या है, उस दिन बने बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब एक बर्तन बनाने में जो हमारी कीमत लग रही है, तो उस दिन जो बर्तन बने थे ना, तो उस दिन बने बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या थी, 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कई बच्चे इसको देखेंगे, जैसे ही 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन है, भाषा में बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है, हमारा आपको हर बार एक ही बात समझाते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, एक ही तरीका है कि कोई भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, वो क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि आप मुझे किस तरह से हल कर सकते हैं। तो अब हम आपको हल करके बताएंगे। क्या करेंगे, हल करके। क्वेश्चन ने कहा था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो अब हम लिखेंगे कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x लिख देंगे। ये क्या है, हाल ही चल रहा है। माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। मतलब हमें पता नहीं था, तो हमने मान लिया कि एक दिन में बर्तन कितने बनते हैं, x बनते हैं। तो उसने क्या कहा था कि एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत, तो प्रत्येक नग की कीमत प्रत्येक नग की कीमत, इसका मतलब प्रत्येक एक वस्तु की कीमत क्या थी। तो उसने कहा था कि एक नग की कीमत थी कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या, यानी कि बर्तन क्या बने थे x, उनकी संख्या की दुगने यानी कि 2x से 3 अधिक, यानी कि हमारे x बर्तन बने थे, इसका दोगुना 2x हो जाएगा, से कितना 3 अधिक,
इतनी रुपए, इतनी कीमत है उसकी, एक नग की कीमत, मतलब एक वस्तु की कीमत इतनी है, ठीक है। तो एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है? तो प्रश्नानुसार एक दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है? 90 रुपए। कितनी है? 90 रुपए। देखना, अब दिमाग लगाना। उसने कहा एक दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो समझना, तो कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे भाई? एक नग की कीमत कितनी, इतने रुपए बनी, यानी कि 2x + 3, तो सब बर्तनों की संख्या कितनी बनी है? x। जब भाई बर्तनों, कोई भी सामान की संख्या से उसकी एक वस्तु का गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा। तो हम इसमें करेंगे तो बनेगा x गुणे 2x + 3 बराबर का 90। क्यों? संख्या हो गई और एक की कीमत हो गई। जब हम इनका गुणा करेंगे तो एक दिन की कुल कीमत प्राप्त होगी। तो ये इसका इसमें होगा, तो 2x² + 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x माइनस का 90 बराबर का 0। माइनस प्लस के 90 को पक्षांतर किया, यहाँ पे लिख भी भैया दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है? अब इसके में हमें 90 दूना कितना होता है? 180 होता है। 90 दूना 180 और 15 हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड आप यहाँ पे शर्त बना के करते रहना। हम बना रहे हैं सीधी 2x² प्लस का क्या हो जाएगा? 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर का 0, ठीक। तो इसमें ये बन गया एक, ये बन गया, यानी कि ये 3 पदी था 4 पदी में कन्वर्ट कर दिया। इसमें केवल x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 15, इसमें हो जाएगा माइनस का कितना? 6, तो इसमें हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर का 0, ठीक। तो इसका जोड़ा बनेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 6, एक पद बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस का 15। दूसरा आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, या तो या फिर क्या करना पड़ेगा? या फिर, ठीक। या फिर में क्या हो जाएगा? ये होगा x माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, ठीक। तो x माइनस 6 का पक्षांतर होगा, तो ये प्लस का 6, यानी कि 2x प्लस 15 है, तो इस साइड आएगा माइनस का 15, तो x बराबर हो जाएगा -15/2, यानी कि ऋणात्मक और भिन्नात्मक होने की वजह से इसको छोड़ने पर, ठीक। तो अब हम लिखेंगे, ये क्या प्राप्त हो गया? अतः अब देखो x का मान 6 प्राप्त हुआ था। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, तो कितनी हो गई? 6। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी थी? x, तो कितनी हो जाएगी? 6। बर्तनों की संख्या 6 हो गई। तथा प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की क्या थी? लागत थी कि कीमत थी? कीमत ही थी, लागत एक ही है। क्या थी? ये थी 2x + 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x का मान 6 है, प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस का 3 बराबर का 15, यानी कि एक सामान की कीमत 15 रुपए निकली। कितनी? 15 रुपए। मतलब एक सामान की कीमत 15 रुपए है। एक दिन में बर्तन बनते हैं केवल 6, तो पूरे दिन की लागत कितनी थी? 90 रुपए। तो आप देख लेना, बर्तन कितने बने? 6। एक बर्तन की कीमत कितनी है?
15, 15 छक्का 90, यानी कि 90 बराबर 90, यानी कि ये हमारा उत्तर सही है। यानी कि एक दिन में 90 रुपए की कीमत के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 4.2 यहाँ से ख़त्म होता है। हम अगले दिन आपको अगले वीडियो में 4.3 समझाएंगे और बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर देखें और फेसबुक पर भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।